नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था शेरशाह सूर के प्रारंभिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने इस पार्ट 2 में शेरशाह सूर से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके लिए सर्च करके लाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना और बहुत सारी नई जानकारियां आपको प्राप्त होंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपनी पार्ट 2 शेरशाह सूर। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये जो फरीद था, फरीद यानी शेरशाह सूर, इसका समझौता जो है अपने पिता से करा दिया गया था और इनके जो पिता थे वो इन्हें सहस्राम ले गए थे और वहां ले जाकर इनको जो है जागीर की व्यवस्था का भार सौंप दिया था। अब उससे आगे क्या होता है, देखो, जब ये शेरशाह अपने पिता की जागीर पहुंच जाते हैं तो वहां पर फरीद यानी शेरशाह सूर ने जागीर के प्रबंध का कार्य आरंभ किया। उसने किसान, मुकदमों एवं पटवारियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। अब इसके बारे में समकालीन इतिहासकार अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक तारीख़ शेरशाही में लिखते हैं, जब फरीद यानी शेरशाह सूर परगनों में पहुंचता है और आज्ञा देता है कि किसान और मुकद्दम जो देश की समृद्धि एवं कृषि के आधार हैं, पटवारियों सहित उनके सामने उपस्थित हों, तो जब कथित समस्त व्यक्ति उपस्थित हुए तो उसने सिपाहियों को भी बुलाया और कहा कि मेरे पिता ने तुम्हारी नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार मुझे दे दिया है। मैं उद्योग एवं खेती की उन्नति के लिए प्रयत्न करूंगा। इसमें मेरा यश और तुम्हारा लाभ भी होगा। ये बातें जो तारीख़ शेरशाही है, जो लिखी गई है अब्बास खां सरवानी के द्वारा, उसमें लिखी गई हैं। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि भूमि की पैमाइश कराई जाए। भू राजस्व से संबंध में उनके आदेश का निर्धारण के समय नम्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए। मतलब वो कहते हैं कि भू राजस्व के संबंध में उसने आदेश दिया कि निर्धारण के समय कोई भी कड़ा व्यवहार ना किया जाए, बल्कि बड़ी नम्रतापूर्ण जो है व्यवहार किया जाए। किंतु इसकी वसूली के समय कोई नम्रता नहीं दिखाई जाएगी। उसने आदेश दिया कि खरीफ का पैसा खरीफ में और रबी का पैसा रबी में जमा करो, क्योंकि शेष धन सरकार के परगनों के नष्ट होने का कारण होता है। इससे कर्मचारी और प्रजा में शत्रुता उत्पन्न होती है। किंतु फरीद की यह बढ़ती हुई ख्याति उसकी विमाता के लिए असहाय थी। वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। उसने फरीद के विरुद्ध अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, जिससे फरीद को एक बार पुनः सहस्राम छोड़ना पड़ा और अब उसने आगरा की ओर प्रस्थान किया। आगरा पहुंचकर उसने दौलत खां लोधी की सेवा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही उसका कृपा पात्र बन गया। फरीद ने दौलत खां के माध्यम से ये प्रयास किया कि उसके पिता की जागीर उसे प्रदान कर दी जाए। इसके लिए उसने तर्क दिया कि उसका पिता बूढ़ा होने के कारण सेवा के योग्य नहीं है। दौलत खां लोधी ने फरीद के लिए सुल्तान इब्राहिम लोधी से सिफारिश भी की, जिसे सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह बुरा व्यक्ति है जो अपने पिता की बुराई करता है। परंतु इसी वर्ष फरीद के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण दौलत खां ने उसके नाम शाही आदेश जारी करवा दिया, जिसके अनुसार उसे अपने पिता की जागीर प्राप्त हो गई। फरीद शाही आदेश के साथ सहस्राम पहुंचा और अपने भाइयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसके सौतेले भाई उसे जागीर का उत्तराधिकारी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे और वे फरीद के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। इस प्रकार उसने विरुद्ध सहायता प्राप्ति के उद्देश्य से फरीद के बिहार के गवर्नर बहार खां के अंतर्गत सेवा ग्रहण कर ली। एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर मारा, जिस पर उसकी वीरता से प्रसन्न होकर बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि विभूषित की। तो यानी इससे पता चलता है कि शेर खां की उपाधि उसको कब मिली और किसने दी।
ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब इतना ही नहीं, बाहर खां ने उसे अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक भी नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी शेरशाह के प्रारंभिक जीवन से संबंधित। अगली कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दूंगा अपनी पार्ट 3 में। मुझसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।